हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सर्टेन स्टडी मटेरियल में। और देखिए आज हम बात करेंगे पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर के सब्जेक्ट यहाँ पर देखिए जो कि ईएम है, ठीक है। इंजीनियरिंग मटेरियल जो कि आपका फर्स्ट एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, जो कि आपका फर्स्ट एग्जाम यहाँ पर होने वाला है। और देखिए आपका यहाँ पर सबसे पहले इसको जान लीजिए, आपको बिल्कुल ऐसा ही पेपर मिलने वाला है, आपको ऐसा ही पैटर्न मिलेगा, ठीक है, एग्जाम में। और ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है ये वीडियो। और देखिए आपको मेरी एक चीज़ याद रखनी है। देखिए यहाँ पर क्या याद रखना है कि आपको यहाँ पर देखिए एग्जाम से पहले आपको इस वीडियो को देख लेना है, क्योंकि यहाँ पर देखिए अभी हम बताएंगे क्या चीज़ याद रखनी मेरी हमेशा के लिए। देखिए एग्जाम से पहले आपको ये जो वीडियो है इसको देख कर जाना है कि पेपर पैटर्न, क्योंकि देखिए कोई सभी यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो पेपर पैटर्न है जो आपका एग्जाम है, तो इसको एग्जाम से पहले आपको देख लेना है। और देखिए हर एक एग्जाम में, ठीक है, हर एक एग्जाम में आपको ये चीज़ फॉलो करना है। क्या चीज़ फॉलो करना है वीडियो के अंदर आपको मालूम होने वाला है, ठीक है। इससे पहले आप लोग देखिए क्या यहाँ पर एक चीज़ और जान लीजिए क्या फॉलो करना है। ये हम इंपॉर्टेंट फैक्ट है यहाँ पर आपको बताएंगे हर एक एग्जाम में। और देखिए आपको इससे पहले इसको तो फॉलो कर ही लेना है। और इसके बाद आप लोगों के लिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको देखिए एजुकेशनल पर्पज़ के लिए आपको जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उसको ओपन किया गया है, तो वहाँ पर आप लोग ज्वाइन हो जाएँ, ठीक है, ताकि उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट आपको एडवांटेज मिलने वाला है। तो आप लोग जल्दी से जाएँ, आपको जो लिंक होगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दी जाएगी, वहाँ से आप लोग ज्वाइन हो जाएंगे, ठीक है। सारा कुछ वहाँ पर जो अपडेट होगा, न्यू कुछ भी होगा, सारा कुछ वहीं पर मिलेगा, ठीक है। और देखिए किस प्रकार से आपको आगे टारगेट अचीव करना है, जो आपका फोकस है, जो आपका गोल है, वो भी आपको मालूम होने वाला है। तो देखिए चलते हैं सीधा। तो देखिए दुनिया में कोई भी एग्ज़ाम हो, ठीक है, आप कोई भी किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, किसी भी एग्ज़ाम की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो देखिए आपको ये चीज़ फॉलो करना है कि क्या चीज़। देखिए जितने भी आपको यहाँ पर एक चीज़ फैक्ट जान लीजिए, आप कोई भी बड़ा सा बड़ा एग्ज़ाम आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम की आप क्लियर करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसका सिलेबस देखते हैं, ठीक है। सिलेबस के बाद आप जस्ट उसको सब कुछ वहाँ पर कंटेंट पूरा देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको एक चीज़ यहाँ पर एग्ज़ाम से पहले करना होता है। तो अब देखिए वही टाइम आपका आ गया है। सबसे पहले आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन है उसको देखना है। आपको जो एक प्रकार से एज अ मॉडल पेपर, ठीक है, जो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो उसको ध्यान में रखते हुए आपको मतलब पढ़ना है, ठीक है, क्योंकि किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं सारा कुछ वहाँ से आपको आइडिया हो जाता है। और किस प्रकार से आपका क्वेश्चन पुटअप होता है, किस प्रकार से पेपर पैटर्न तैयार किया जाता है, उससे आपको सब कुछ आइडिया हो जाता है। सब कुछ जितना A to Z है सारा कुछ आपको वहाँ से मालूम हो जाता है। तो देखिए सीधा चलते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए। यहाँ पर देखिए फाइनली हम यहाँ पर आ गए हैं। देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको करना क्या है, इसको देख लीजिए, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पर जितना हमने पढ़ा दिया है, और देखिए जो हम आगे भी बताएंगे सारा कुछ आप यहाँ पर देखते चलेंगे। और इसको भी यहाँ पर आज की जो वीडियो है इंपॉर्टेंट होने वाली है। यहाँ पर देखिए आपका जो ये मॉडल पेपर है, ठीक है, देखिए यहाँ पर, तो इसको आपको ध्यान देना है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इससे आपका जो क्वेश्चन बनेगा बहुत इंपॉर्टेंट और मोस्ट यहाँ पर ये मॉडल पेपर है, ठीक है। यहाँ पर देखिए विभिन्न प्रकार के, यहाँ पर देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है। यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन बन रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विभिन्न प्रकार के अभियांत्रिक यानी कि जो इंजीनियरिंग मटेरियल है इनके नाम लिखना है, इनकी प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, और इनके उद्योगों में मतलब जो चयन होता है वो उसका जो प्रिंसिपल है वो लिखना है, ठीक है, उसकी व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आप क्या लिखेंगे कि जो औद्योगिक महत्व के पदार्थों का वर्गीकरण 3 समूहों में किया जाता है। सबसे पहले हम बात करें तो मेटल्स होता है, ठीक है, और सेकंड होता है नॉन मेटल्स, और जो हमारा थर्ड होता है वो होता है क्या, कम्बिनेशन मेटल्स, या उसी को बोलते हैं मतलब सम्मिलित रूप में जो बने पदार्थ या एलॉइंग पदार्थ कहते हैं उन्हें, ठीक है, वो होते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए इसको लिखने के बाद आपको यहाँ पर डिस्क्राइब भी करना है। तो डिस्क्राइब क्या करना है, यहाँ पर देखिए जो धातुएं लौह हैं, ठीक है, जो देखिए धातुएं लौह एवं अलौह अधातुएं, सैरमिक तथा कार्बनिक पॉलीमर्स तथा सम्मिलित रूप से बने पदार्थ कंपोजिट तथा एलॉय, ठीक है, होते हैं। और देखिए जो धातुएं होते हैं वो तत्वीय पदार्थ होते हैं, जिनकी आकृति में स्थायी परिवर्तन होता है। मतलब एक बार देखिए क्या हो जाता है, चेंजमेंट जो होता है इसमें वो देखिए क्या होता है, यहाँ पर परमानेंटली हो जाता है। जो भी चेंजमेंट होता है वो परमानेंट चेंज हो जाता है। और देखिए यहाँ पर ये ऊष्मा तथा विद्युत की क्या होती है, सुचालक होती हैं। और लौह और अलौह दोनों प्रकार की धातुएं होती हैं ये। और देखिए लौह धातु में आयरन एवं स्टील होते हैं। मतलब यहाँ पर देखिए जो लौह धातुएं होती है, जो देखिए यहाँ पर जो लौह फेरस मेटल्स होते हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, देखिए आयरन और स्टील, ठीक है, और क्या होता है इसमें, स्टील होता है। तो आयरन और स्टील इसमें मिला होता है।
और देखिए यहाँ पर तथा कॉपर, चांदी, निकिल, एल्युमिनियम, जिंक, क्रोमियम आदि अलौह धातुएं होती हैं। ये भी आपको याद रखना है कि अलौह धातुएं कौन कौन सी होती हैं। जैसे आपका चांदी हो गया, आपका एग्जाम में क्वेश्चन ये भी पुटअप हो सकता है कि अलौह धातु क्या होती हैं, इनके एग्जाम्पल लिखिए। तो ये आप इसमें से कोई भी एग्जाम्पल लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए यहाँ पर वैकेलाइट, पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, ये सब कार्बनिक पॉलीमर्स हैं। कि अगर पूछा जाए कि कार्बनिक पॉलीमर्स के एग्जांपल तो आप ये लिख देंगे 2-3, ठीक है। देखिए अलॉय या मिश्र धातु, दो या दो से अधिक धातु का मिश्रण होता है। जैसा कि हमने बताया था, दो से अधिक धातु को जब मिक्सचर फॉर्म होता है उसे हम कहते हैं एलॉय धातु या एलॉइंग मेटल्स। यहाँ पर देखिए ये भी लौह एवं अलौह दोनों प्रकार के होते हैं। कंपोजिट देखिए क्या होता है, जब दो या दो से अधिक घटकों के मिलाया जाता है तो हमारा कंपोजिट पदार्थ बनता है। अब वो चाहे मेटल्स हो, चाहे हमारा पॉलीमर्स हो, ठीक है, चाहे वो सैरेमिक्स हो, मतलब कोई भी दो, चाहे इन दोनों को जोड़ा जाए और चाहे इन दोनों को जोड़ा जाए, तो ये हमारा होता है क्या, कंपोजिट पदार्थ। तो देखिए अब हम बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ कह रहा था। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको लिखना है यहाँ पर, देखिए जो प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है, प्रॉपर्टीज़ में आपको लिख देना है यहाँ पर। देखिए यांत्रिक गुण, तो देखिए सामर्थ्य, प्रत्यास्थता, जितनी भी यांत्रिक गुण सब आपको लिख देना है। इलास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी, डक्टिलिटी, मतलब और जितना भी देखिए यहाँ पर डक्टिलिटी और जो नम्यता हो गया, उसका देखिए हार्डनेस हो गया, और यहाँ पर टफनेस हो गया, कड़ापन हो गया, ठीक है, स्टिफनेस हो गया, और यहाँ पर देखिए कुट्यता हो गया, मेलिबिलिटी, और देखिए यहाँ पर श्रांत हो गया, विसर्पण हो गया यानी कि फटीग और क्रीप, और संघट्ट प्रतिरोध हो गया, और दुर्नम्यता हो गया। ये सभी इसके यांत्रिक गुण होते हैं। और देखिए इसके अंदर डिस्क्राइब करने को भी कहा जा सकता है कि क्या होता है। और देखिए एग्जाम में यहाँ पर जो पदार्थ के यांत्रिक गुणों पर निम्न प्रभाव पड़ता है, कौन कौन सा प्रभाव पड़ता है, तो देखिए रेशो का साइज जो होता है, उच्च तापक्रम पर इफेक्ट पड़ सकता है, निम्न तापक्रम पर इफेक्ट पड़ सकता है, रेडिएशन पर उसके इफेक्ट पड़ सकता है, ठीक है। उसके बाद देखिए हीट ट्रीटमेंट पर इफेक्ट पड़ सकता है, और जो भारित दर होता है उस पर भी इफेक्ट पड़ सकता है, और जो जितनी भी मॉइस्चर एब्जॉर्प्शन होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ जाता है। देखिए नेक्स्ट जो है इसमें प्रॉपर्टीज़, तो कई प्रॉपर्टीज़ होती हैं। जैसे हमारे टेक्नोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो इसमें आ जाता है मशीनन योग्यता, निर्माण योग्यता और ढलाई यानी कास्टिबिलिटी और वेल्डन योग्यता, ठीक है, और इसी में फार्मेबिलिटी भी आ जाती है। और यहाँ पर देखिए ऊष्मीय गुण की अगर हम बात करें तो विशिष्ट ऊष्मा हो गई, विशिष्ट देखिए यहाँ पर ऊष्मीय क्षमता हो गई, ऊष्मीय प्रसार हो गया, ऊष्मीय चालकता हो गई, ऊष्मीय प्रतिबल हो गया, और यहाँ पर ऊष्मीय श्रांत एवं ऊष्मीय झटके हो गए। अब रासायनिक गुण की अगर हम बात करें तो सिर्फ आपको नाम लिखना है, इसको डिस्क्राइब नहीं करना है, ठीक है। नाम आप लिख देंगे कि इसके अंतर्गत ये आते हैं। जैसे केमिकल प्रॉपर्टीज है तो आप जानते ही हैं कि इसमें तुल्यांकी भार आएगा, संयोजकता आएगा, परमाणु क्रमांक आएगा, परमाणु भार, अणु भार आएगा, और अम्लीय एवं क्षार आएगा, ठीक है, और रासायनिक संगठन आएगा यानी केमिकल कंपोजिशन, और कोरोजन रेजिस्टेंट आएगा, और यहाँ पर ऑक्सीकरण एवं अपचयन भी आ जाता है, ठीक है, ऑक्सीकरण एवं अपचयन। तो ये सारा कुछ आपको लिख देना है। अब देखिए यहाँ पर किस प्रकार का, देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर अगर हम बात करें नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर आपको विद्युतीय गुण लिख लेना है। विद्युतीय गुण जो इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, जैसे आपका विद्युत चालकता हो गया, ठीक है, प्रतिरोधकता हो गया, और प्रतिरोध तापक्रम गुणांक हो गया, डाइलेक्ट्रिक देखिए डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हो गई, और उसके तापीय विद्युतता और सुपर कंडक्टिविटी हो गई, ठीक है। नेक्स्ट मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ लिख देना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ में आपको क्या क्या लिखना है, तो चुंबकत्व हो गया, जैसे आपका देखिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ हो गया, प्रतिचुंबकत्व हो गया, और यहाँ पर लौह चुंबकत्व हो गया, और यहाँ पर अनुचुंबकत्व पदार्थ हो गया, और अनुचुंबकत्व हो गया, ठीक है, अनुचुंबकीय पदार्थ। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में कौन कौन सा आ जाता है, तो जैसे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आप कैसे चेक करेंगे, किस प्रकार से कि मतलब कोई मेटल फिजिकल प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं। तो देखिए जैसे आपका उसको शेप, साइज एंड कलर को आप देखकर बता सकते हैं कि ये फिजिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है। परिष्करण, घनत्व, विशिष्ट गुरुत्व, और स्ट्रक्चर और संरचना, जो पोरोसिटी होती है इसको पोरोसिटी कहते हैं, ठीक है, पोरोसिटी। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि वो भौतिक गुण है या नहीं है। अब हम बात करते हैं इसमें चयन, अब सिलेक्शन प्रोसेस जो आ गया, ठीक है, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस जो है मेटल्स का इंडस्ट्रीज़ में, उसकी हम बात करते हैं। तो देखिए निम्न धातुओं पर विचार करके पदार्थों का चयन किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर चयन जैसे आपका किस प्रकार से करेंगे, सेवा दशाएं तथा वातावरण, ठीक है, उसके निर्माण कार्य में सुगमता, और देखिए क्रियाकारी आवश्यकता जो हो गई, और प्रक्रिया जो नियंत्रण हो गई, और मित्य व्यवता, जितना भी मतलब जो मटेरियल है वो वेस्ट हो रहा है, या देखिए परिमाण स्थिरता हो गई, और टिकाऊपन, मतलब किस प्रकार से वो ड्यूरेबल है, मतलब टिकाऊ है या नहीं है, ठीक है, ये आपको
देखना है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए फटाव प्रतिरोध हो गया, संक्षारण प्रतिरोध हो गया, और रासायनिक प्रतिरोध हो गया, नमी हो गया, और फ्लेम हो गया, और संघट्ट प्रतिरोध हो गया, सतह घिसाव प्रतिरोध। इसमें से आप क्या कर सकते हैं, कोई 5 भी लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना गाथा नहीं लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन जो है कह रहा धातु की क्रिस्टल संरचना उनकी भौतिक, यांत्रिक या और देखिए तकनीकी गुणधर्मों से किस प्रकार संबंधित है, संक्षिप्त व्याख्या लिखना है, मतलब फुल एकदम डिस्क्राइब करना है। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर देखिए धातुओं की संरचना उनका भौतिक, यांत्रिक और तथा तकनीकी गुणों से संबंध, तो किस प्रकार से आपको लिखना है, यहाँ पर देखिए सारा कुछ लिख देना है। क्या क्या देखिए जो धातुएं होती हैं वो धात्विक पदार्थ होती हैं जिनकी आकृति में स्थायी रूप से परिवर्तन किया जा सकता है। धातुएं ऊष्मा तथा विद्युत की सुचालक होती हैं। आजकल धातुएं जो होती हैं उनके प्रयोग क्षेत्र इतने अधिक बढ़ गए हैं कि उनके देखिए विभिन्न गुणों के अध्ययन के लिए उनकी संरचना का ज्ञान होना आवश्यक हो गया है, क्योंकि हर एक चीज़ में देखिए मेटल की ज़रूरत पड़ती है। धातुओं के रासायनिक, यांत्रिक, विद्युतीय और चुंबकीय गुण जो गुण होते हैं वो धातु संरचना यानी कि जो मेटल स्ट्रक्चर होती है उन पर ही डिपेंड करते हैं सारी प्रॉपर्टीज़। यहाँ पर देखिए धातु संरचना के अध्ययन हेतु निम्न ज्ञान होना आवश्यक होता है। जैसे आपको देखिए बात करें कौन कौन सा ज्ञान, तो जैसे संतुलित तथा गति संबंधी ज्ञान होना चाहिए, क्रिस्टल ज्यामिति ज्ञान होना चाहिए, क्रिस्टल अपूर्णता या डिफेक्ट्स जो होता है, दोष होता है, उसका भी ज्ञान होना चाहिए, और एकक अवस्था या बहुअवस्थी देखिए पदार्थों की सूक्ष्म संरचना का ज्ञान होना चाहिए। अब इनके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कर देना है आपको। यहाँ पर देखिए इन सभी आधारों पर पदार्थों के गुण जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं। सभी पदार्थ चाहे उनका रूप देखिए कुछ भी हो, ठीक है, परमाणु के संयोजन में क्या होता है बनते हैं ये, और ये परमाणु बंधन बलों के द्वारा जुड़कर बनते हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पर एक ही प्रकार के परमाणु से बने पदार्थ को क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। मतलब एक ही सेम मटेरियल अगर यूज कर रहे हैं उनके द्वारा कोई मतलब पदार्थ बना रहे हैं तो हमारा तत्व से उसे क्या कहेंगे, एलिमेंट कहते हैं। अतः किसी तत्व का भार उसके परमाणु भार पर डिपेंड करता है। इस प्रकार परमाणुओं के बंधन जो होते हैं वो भिन्न भिन्न होते हैं, वेरियस टाइप के होते हैं। पर देखिए ठोसों में जो परमाणु बंधन होता है वो निम्न टाइप के मतलब निम्न होते हैं। अब यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है देखिए क्या है कि आयरन एस्को के स्रोत, ठीक है। यहाँ पर देखिए आयरन एस्को के स्रोत एवं देश में उनकी उपलब्धता के बारे में मतलब स्थानों की व्याख्या करनी, मतलब कहाँ कहाँ पर वो आयरन जो है वो उपलब्ध हैं। यहाँ पर देखिए उनकी उपलब्धता मतलब यहाँ पर बताना है। देखिए यहाँ पर तो लौह जो इनके सोर्स की अगर हम बात करें तो लोहे को प्राप्त करने के लिए लौह अयस्कों का शोधन किया जाता है, मतलब रिफाइनिंग करते हैं। जो लौह अयस्क होते हैं, जो आयरन ऑर्स होते हैं उसका रिफाइनिंग करते हैं। उसके बाद देखिए लौह अयस्क पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में क्या होते हैं, उपलब्ध होते हैं, जिन्हें खादानों जो माइंस होते हैं वहाँ से निकाला जाता है। और पृथ्वी से निकालने जाने वाले जो लौह अयस्क होते हैं, ठीक है, वो विभिन्न नामों से जाने जाते हैं। जैसे आपका यहाँ पर देखिए जैसे लोहे के ऑक्साइड हो गए, सल्फाइड हो गया तथा कार्बोनेट आदि के रूप में होते हैं। अब हम बात करते हैं जो आयरन ऑर्स हैं वो, तो देखिए लोहे की प्राप्ति के लिए जो आयरन ऑर्स का हम क्या करते हैं, रिफाइनिंग किया जाता है। आयरन ऑर्स में लोहे के ऑक्साइड की मात्रा क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। इसके अतिरिक्त लौह अयस्कों में क्या होता है, कुछ अशुद्धियों भी विद्यमान होती हैं। जैसे आपका सिलिका हो गया, ये अम्लीय प्रकृति हमने बताया भी आपको एग्जाम्पल में। Al2O3 एल्युमिना हो गया, और आपका CaCO3 हो गया, मैग्नीशियम यानी Mg हो गया, और यहाँ पर देखिए ऑक्साइड यानी MnO2, और सल्फर और फास्फोरस, ये सभी क्या हैं, इसके एग्जाम्पल हैं। अब देखिए ये सभी अवयव लोहे के हानिकारक होते हैं तथा लोहा प्राप्ति की प्रतिशत मात्रा को प्रभावित करते हैं, इफेक्टिव करते हैं, क्योंकि ये सभी क्या हैं, हानिकारक हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए लौह जो हैं, लौह अयस्कों में क्या होता है, कुछ अशुद्धियाँ भी मतलब मिली होती हैं जिसका कोई क्या होता है, जिनको कोई उपयोगिता नहीं होती है। क्योंकि जब इम्प्योरिटीज़ मिली हुई है तो उनको हम तभी तो रिफाइनिंग करते हैं। अगर इम्प्योरिटीज़ मिली हुई तो उससे हमें कोई लाभ तो है नहीं, ठीक है, तो उसकी कोई भी उपयोगिता नहीं होती, यूटिलिटी नहीं होती। इनके देखिए जो आसार हैं, ठीक है, वो कहते हैं, मतलब इन्हें आसार कहते हैं यानी गैंग कहते हैं। उसके बाद देखिए ये आसानी से क्या होता है, आता ये मतलब आसान, मतलब देखिए यहाँ पर इसको देखिए
और इनको अधिक मात्रा में क्या करते हैं, मतलब इनकी जो उत्पादकता है वो अधिक मात्रा में होती है। उसमें लोहे की जो प्रतिशत मात्रा वो उतनी ही कम होती है जो लौह अयस्क जिनका लोहे की प्राप्ति में उपयोग किया जाता है। ठीक है, मतलब जितना लोहे में उपयोग किया जाता है उतनी ही यहाँ पर देखिए क्या होता है, उतना ही उपयोग किया जाता है। लोहे की प्राप्ति जितनी कम होती है। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं मैग्नेसाइट। इसमें इसके अलग अलग रूप हैं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट और लिमोनाइट और सीडेराइट। अब देखिए इनको आपको याद किस प्रकार से रखना है, तो इनको आपको महल्स के नाम से याद रखना है। ठीक है, ट्रिक इसकी जो है यहाँ पर देखिए, ट्रिक जो इसकी है यहाँ पर, ट्रिक को यहाँ पर फॉलो करिए। यहाँ पर ट्रिक्स क्या है, महल्स। ठीक है, आप इस प्रकार से महल्स लिख देंगे, महल जो होता है। तो आप यहाँ पर देखिए ये क्या हो गया, मैग्नेटाइट, ये हमारा हेमेटाइट, ये लिमोनाइट, ये सीडेराइट। ठीक है, इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हैं। और इसमें थोड़ा थोड़ा पॉइंट आप लिख देंगे कि इसमें जो आयरन की जो परसेंटेज होता है वो हमारा 72.5% होता है। ठीक है, इस प्रकार से आप लिख देंगे। भारत में अयस्क कर्नाटक, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है। और अन्य देशों में स्वीडन, अमेरिका और रूस आदि में भी ये मतलब अयस्क जो है इसकी प्राप्ति होती है। इसका रासायनिक सूत्र आप Fe3O4 लिख देंगे। इसका रंग भूरा या काला, मतलब 3 से 4 पॉइंट आपको यहाँ पर देखना है कि एक आप रंग देख लीजिएगा, एक किस जगह इसका मतलब प्रोडक्शन होता है, और आपको इसकी परसेंटेज देख लेनी है जो आयरन की है, कितना आयरन इसमें होता है इस वाले जो मैग्नेटाइट है। उसके बाद इसका विशिष्ट गुरुत्व देख लेना है, और आपको इसका मतलब क्वांटिटी एक प्रकार से आपको इसको देख लेना है कि ये कैसा बिहेव करता है। ठीक है, तो ये कठोर होता है और इसको शोधन जो होता है वो कठिनाई से होता है। इसकी जो रिफाइनिंग होती है वो प्यूरिफिकेशन जो होता है वो आसानी से नहीं होती है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है। और देखिए हेमेटाइट जो है इसमें देख लेना 65 से 70%, कहीं 60 से 70% भी लिखा होता है, आपको घबराने की बात नहीं है यहाँ पर। और देखिए इसका केमिकल फार्मूला की अगर हम बात करें तो इसका भी फार्मूला वही होता है। इसके यहाँ पर प्रोडक्शन फील्ड देख लेना है जो भी कंट्री है। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको देख लेना है, और आपका यहाँ पर देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी जो है इसको आपको मतलब जो सिलेक्टेड है आपको उसको देखना है। ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हम बात करेंगे लिमोनाइट की। लिमोनाइट में क्या होता है कि देखिए हम इतना इसलिए बता रहे हैं ताकि यहाँ पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। इसमें भी आपको परसेंटेज देखना है। परसेंटेज के बाद जस्ट यहाँ पर आपको इसमें देखिए परसेंटेज यहाँ पर इसको देख लेना है कि नमी जो होती है उतनी होती है, और इसका जो फार्मूला है इसको आपको देख लेना है, और इसका कलर देख लेना है। ठीक है, और आप यहाँ पर जो प्रोडक्शन कंट्री है उसको देख लेना है। सीडेराइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी वही कंडीशन फॉलो करना है आप लोग को। ठीक है, और इसके बाद देखिए ये देख लेना है, और आपको कलर देख लेना है। बस दैट्स इट आपका यहाँ पर। क्योंकि देखिए पूरा आप गाथा मत लिखिए। ठीक है, एग्ज़ाम में जो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है उसको लिखेंगे। गाथा लिखने की कोई वहाँ पर ज़रूरत नहीं कि आप 2.5 पेज का लिख देंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है, आप सिलेक्टेड टॉपिक्स लिखिए जो आपको पूछा जाए, तो उसमें से आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें लिखनी है जो आप जो एग्जामिनर को इफ़ेक्टिव मतलब एक प्रकार से दिखे। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्वेश्चन है इसी का। यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन है इसी के अंतर्गत हमारा यहाँ पर क्वेश्चन जो है पूछा गया है, भारतीय मानकों के अनुसार विभिन्न प्रकार के कास्ट आयरन के नाम लिखना है। और यहाँ पर देखिए वाइट कास्ट आयरन की हमको यहाँ पर विशेषता भी बताना है एवं उसका यूज़ भी बताना है, उसकी जो सूक्ष्म व्याख्या उसको भी करना है। यहाँ पर देखिए कास्ट आयरन की हम बात करें तो ये 7 टाइप्स के होते हैं जैसा कि हमने बताया भी था। तो यहाँ पर देखिए ग्रे कास्ट आयरन हो गया, मोटल्ड कास्ट आयरन हो गया, और देखिए यहाँ पर ग्रे कास्ट आयरन, वाइट कास्ट आयरन, मोटल्ड कास्ट आयरन एंड मेलेबल कास्ट आयरन, और चिल्ड कास्ट आयरन और नोडुलर कास्ट आयरन। ठीक है, इसी को स्फेरॉइडल भी कहते हैं। ठीक है, और इसको यहाँ पर एलॉय कास्ट आयरन यहाँ पर लास्ट है हमारा। यानी 7 प्रकार के हमारे कास्ट आयरन होते हैं, इनको आपको जनरली याद रखना है। अब हमसे डिस्क्राइब करने कह रहा है कि जो वाइट कास्ट आयरन है वो क्या होता है। तो वाइट कास्ट आयरन में अगर हम बात करें इसके कंपोजिशन की, तो वाइट कास्ट आयरन में देखिए जो आयरन होता है वो 94% पाया जाता है। वाइट कास्ट आयरन की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, और देखिए जो ग्रेफाइट कार्बन होता है वो 0.5%, और जो संयुक्त कार्बन है जो मिला उला बनाया जाता है वो 3.5% होता है। जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, इम्प्योरिटीज़ वो इसमें 2% होती हैं। ठीक है, जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो 2% होती हैं।
तो आपको यहाँ पर देख लेना है। अगर हम बात करें इसकी प्रॉपर्टीज़ की, तो प्रॉपर्टीज़ भी देखें यहाँ पर आपको देख लेना है। प्रॉपर्टीज़ जो हैं इसकी प्रॉपर्टीज़ पूछ रहा है, तो प्रॉपर्टीज़ में आपको लिख देना है कि ये हार्ड और भंगुर मतलब होता है। मतलब देखिए ये क्या होता है, ब्रिटल एंड हार्ड होता है, अतः इस पर मशीनिंग क्रिया आसानी से नहीं हो सकती क्योंकि ये क्या है, हार्ड है। अब जब हार्ड है तो मशीनिंग जो ऑपरेशन है वो नहीं हो सकती है। और इसमें देखिए कार्बन की जो अधिकतम मात्रा है वो संयुक्त रूप में होती है। और देखिए ये अतः ये कास्ट आयरन कहलाता है, वो भी कौन सा, वाइट कास्ट आयरन। इसी में आपको जो थर्ड पॉइंट लिख देना है, थर्ड पॉइंट में आप ये भी लिख सकते हैं कि यह जो है घिसाव के विरुद्ध, मतलब घिसावट के विरुद्ध अधिक प्रतिरोधी है। इसकी जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो अच्छी होती है और पिघली मतलब इसको खींच सकते हैं, ठीक है। तो उसका देखें यहाँ पर पिघली धातु के शीघ्र शीतलन से क्या होता है, श्वेत कास्ट आयरन की कास्टिंग प्राप्त होती है। यह कठोर हो जाती है और पिघली अवस्था में क्या होता है, इसकी जो फ्लूइडिटी ठीक है वो कम हो जाती है और मोल्ड्स के भरने में क्या होता है, अधिक समय लगता है। इसके यूजेस मतलब पूछा गया है, तो यूजेस में आप क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पर, तो यूजेस में आपको 2 से 3 यूज लिख देना है। तो फाइनली यहाँ पर देखिए श्वेत कास्ट आयरन का उपयोग कहाँ पर करते हैं, अधिक घिसावट प्रतिरोधी जो आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग कम कीमत वाली जो कास्टिंग होती है उसको बनाने में करते हैं। और इसका उपयोग जैसे आपका कास्ट आयरन की तुलना करने में जो जंग मतलब जहाँ पर जंग ना लगे या कम लगे वहाँ पर करते हैं। इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, मैल्यूबल कास्टिंग बनाने में करते हैं। तो बस इतना आपको लिख देना है। इसी अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में आपका पूछ रहा है, कह रहा है कि भारतीय मानकों के अनुसार इस्पात का उनके उपयोगों के आधार पर वर्गीकरण करना है और भारत में इस्पात उद्योगों के नाम एवं स्थान भी बताने, कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, सारा कुछ यहाँ पर डिटेल्स में बताना है। कि जो स्टील है, क्या देखिए जो स्टील है इसके बारे में सब कुछ पूछ रहा है। तो स्टील क्लासिफिकेशन इसका पूछ रहा है, क्लासिफिकेशन, और इसी का पूछ रहा है कि मतलब जो प्रोडक्शन होता है वो कहाँ पर होता है, उसका नाम बताना है। तो देखिए यहाँ पर स्टील की अगर हम बात करें तो जैसा कि आप जानते हैं कि ये हमारा किसका मतलब एलॉय है। तो देखिए ये हमारा जो मिश्र धातु है वो कार्बन और आयरन का एलॉय है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले आपको इसका वर्गीकरण की अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन की, तो ढलवा इस्पात हो गया, जिसमें आपका जो ढलवा इस्पात होता है यानी कास्ट स्टील होता है, इसमें आपके देखिए लो कार्बन स्टील हो गया, मीडियम कार्बन स्टील एंड हाई कार्बन स्टील इसमें पाए जाते, मतलब ये टाइप्स हैं ढलवा इस्पात की। अब हम बात करते हैं पिटवा जो इस्पात है, और थर्ड जो है वो है मिश्र इस्पात। 3 टाइप के इसमें स्टील हैं जिसके अंतर्गत ये हमारा फर्स्ट वाले के अंतर्गत ये तीनों आते हैं। अब हम बात करेंगे भारत में इस्पात उद्योगों के नाम एवं स्थान। तो यहाँ पर देखिए बिहार तथा उड़ीसा में क्या होता है, और देखिए माइन की हम बात कर लें तो माइन ये आप देख लीजिएगा, ठीक है, जैसे रुपये हो गया, जोड़ा हो गया, वर्डस हो गया, ठीक है। ये कहाँ पर जो टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी है ये इनके माइन है, ठीक है। जैसे ये माइन देख रहे हैं आप, ये इनके माइन है, ये जमशेदपुर में है। और देखिए यहाँ पर सेकंड अगर हम बात करें कर्नाटक, तो यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए कर्नाटक में क्या होगा, बाबा बुदान है, और यहाँ पर हासपेट मतलब बेलरी हासपेट है, ठीक है, बैलाड़िया है। यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर आपको देख लेना है जो इसमें टेबल में बना हुआ है। ये पूरा टेबल इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो इस टेबल को आपको देख लेना है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, क्योंकि देखिए हम जस्ट रिव्यू आपको दे रहे हैं ताकि आप समझ सकें कि किस प्रकार से आपका एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट अप हो रहा है, किस प्रकार से आपका पूछा जाता है एग्ज़ाम में क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर एलॉय स्टील से आपको मतलब क्या समझ में आता है, तो एलॉय स्टील क्या है। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य रूप में उपयोग होने वाली जो एलॉइंग मेटल्स, जो एलॉइंग एलिमेंट है उनका नाम और इनकी प्रॉपर्टीज़ को लिखना है। तो एलॉय स्टील की अगर हम बात करें तो देखिए जब स्टील में अन्य वांछित गुणों का समावेश किया जाता है, मतलब जो हमारा स्टील है उसमें अन्य कोई एलिमेंट मिलाया जाता है, तो स्टील में क्या होता है, एलॉइंग तत्व जैसे निकिल हो गया, क्रोमियम हो गया, मैग्नीज हो गया, वेनेडियम हो गया, टंगस्टन हो गया, ये सभी तत्व मिश्रित कर दिए जाते हैं। इस प्रकार की निर्मित स्टील को एलॉइंग स्टील या एलॉय स्टील कहते हैं। तो ये आपको समझ में हो गया। जब स्टील में क्या करते हैं, कोई अन्य एलिमेंट मिला दिया जाता है तो हमारा वो एलॉय स्टील कहलाता है। अन्य एलिमेंट जैसे आपका ये सभी हमने जो बताया आप इसको देख लीजिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो मेन एलॉय स्टील है। जैसे आपका देखिए मेन एलॉय स्टील की अगर हम बात करें तो जैसे आपका यहाँ पर होता है निकेल स्टील,
वेनेडियम स्टील, मैग्नीज स्टील, टंगस्टन स्टील और क्रोमियम स्टील। और यहाँ पर देखिए निकिल क्रोमियम स्टील, और यहाँ पर वेनेडियम स्टील हो गया, सिलिकॉन स्टील हो गया, उच्च स्पीड स्टील हो गया ये। और देखिए 10 नंबर, मतलब आपको 5 लिख देना है, इसमें जब 10 लिखा हुआ कोई दिक्कत नहीं है। स्टेनलेस स्टील हो गया और आपका चुंबकीय स्टील हो गया, स्प्रिंग स्टील हो गया। अब हम बात करेंगे इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आपको लिख देना है 5 प्रॉपर्टीज़ लिख देंगे आप। स्टील के जो ग्रेन्स होते हैं उनका साइज बारीक होता है। स्टील के जो केस हार्डनिंग गुणों में क्या होती है, वृद्धि होती है, ठीक है। और स्टील की जो डक्टिलिटी होती है वो भी बढ़ जाती है। स्टील की संक्षारण और जो श्रांत प्रतिरोधकता होती है उसकी क्षमता बढ़ जाती है। और स्टील की जो मशीनिंग क्षमता होती है वो भी बढ़ जाती है। स्टील की जो कठोरता, हार्डनेस होती है, टफनेस होती है, और जो इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है वो भी बढ़ जाती है। आप देखिए कुछ यहाँ पर स्टील में जो मिलाए जाने वाले, जो मिश्रित किए जाने वाले अवयव हैं उनको लिखना है, उनके बारे में लिखना है। तो देखिए निकिल क्या करता है स्टील में, तो निकिल हमारा जो होता है वो स्ट्रेंथ और जो टफनेस होता है इसको बढ़ाता है। और जो क्रोमियम होता है वो घिसाव रोधी और संक्षारण रोधी होता है, ये मतलब जंग नहीं लगने देता है, ठीक है। और मतलब रेजिस्ट करता है किसी भी चीज़ को। यहाँ पर देखिए कोबाल्ट जो है वो काटने की जो कटिंग की जो इफ़िशियंसी है उसको बढ़ाता है। टंगस्टन जो है वो कठोरता बढ़ाता है। और मैग्नीज क्या है, कठोरता, चीमड़पन और घिसाव रोधी मतलब बनाता है उसको, और जो स्टील को, ठीक है। सिलिकॉन क्या है, घिसाव रोधी, चीमड़पन पैदा करता है। वेनेडियम क्या करता है कि ये कठोरता व लचकता लाता है, मतलब जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसी से आती है। जो फ्लेक्सिबिलिटी है ये इसी के द्वारा आती है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी, तो ये भी इसी के द्वारा आती है। अब हम बात करते हैं जो मॉलिब्डेनम है ये संक्षारण रोधी होता है और घिसाव रोधी बनाता है स्टील को। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, देखिए यहाँ पर क्या है, 4 नंबर क्वेश्चन है। 4 नंबर क्वेश्चन में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया है, विभिन्न प्रकार के नॉन फेरस मेटल्स जो होते हैं इनके नाम लिखने हैं। विभिन्न प्रकार के, देखिए विभिन्न प्रकार के महत्वपूर्ण जो ऑर्स हैं उनके नाम भी, और उनकी जो मात्रा है, धातु मात्रा जो है उसको भी लिखना है। तो देखिए विभिन्न प्रकार के जो नॉन फेरस मेटल्स के नाम हैं, जैसे आपका एल्युमिनियम हो गया, टिटेनिया हो गया, मैग्नीशिया हो गया, तांबा हो गया, जिंक हो गया, निकिल हो गया, और लेड हो गया, और आपका टिन हो गया, और यहाँ पर चांदी हो गया, ठीक है। तो ये नॉन फेरस मेटल्स के अंतर्गत ये आते हैं। देखिए जो एल्युमिनियम है हमारा, अब इसको हमको बताना पड़ेगा कि एल्युमिनियम का सबसे महत्वपूर्ण जो अयस्क है वो होता है बॉक्साइट, जैसा कि आप जानते हैं, इसी से इसका उत्पादन होता है, प्रोडक्शन होता है। इसका उत्पादन 2 चरणों में होता है। अब इससे होता है तो 2 चरणों में होता है कैसे, तो देखिए बॉक्साइट का शुद्धिकरण करके एल्युमिना पहले बनाना होता है, फिर एल्युमिना का क्या करते हैं, विद्युत अपघटन यानी इलेक्ट्रोलाइसिस कर देते हैं, और उसके द्वारा हमको शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर इसमें और जान लीजिए, देखिए इसमें जो आयरन होता है और जो सिलिकॉन, टिटेनिया ऑक्साइड, जो ऑक्साइडों की अशुद्धियाँ होती हैं वो मिली होती हैं। ये अयस्क बिहार, तमिलनाडु और जो मध्य प्रदेश है इसमें पाए जाते हैं, ठीक है। इसके अतिरिक्त अगर हम बात करें कि इनका जो एल्युमिनियम का जो अयस्क है वो भी पाए जाते हैं, जैसे एल्युमिनियम का यहाँ पर देखिए, जैसे आपका अयस्क इसमें हो गया, देखिए जैसे आपका फेल्सपार हो गया, फेल्सपार का यहाँ पर सूत्र देख लीजिए, आपको फेल्सपार का सूत्र K2O L2O3 SiO2। इसको मतलब आपको फार्मूला भी पूछ सकता है कि एल्युमिनियम के कौन कौन से अयस्क होते हैं, उसका मतलब विथ आपको केमिकल फार्मूला भी कह सकता है कि मतलब विथ केमिकल फार्मूले के साथ आपको नाम एल्युमिनियम अयस्क लिखना है, एल्युमिनियम और लिखना है। तो आप लिख देंगे ये चारों जितने भी हैं, चारों आपको लिख देना है, इसका फार्मूला लिख देना है, डायस्पोर, क्रायोलाइट और एल्यूनाइट, ठीक है। और आपको फार्मूले भी सभी लिख देने हैं। यहाँ पर देखिए कॉपर की अगर हम बात करें तो कॉपर और तांबा, इसी को देखिए कॉपर और तांबा, ये इसी को एक ही नाम है, ठीक है, इंग्लिश में कॉपर कहते हैं। यहाँ पर देखिए इसके अयस्क की हम बात करें तो कॉपर पायराइट, कॉपर ग्लांस हो गया, और यहाँ पर ये देखिए ताम्र पायराइट्स या कॉपर पायराइट्स एक ही चीज़ है। और यहाँ पर देखिए मैकेलाइट्स हो गया। तो ये आप फार्मूला तो आप जानते होंगे, और बाकी आप जिसका नहीं जानते उसको आप याद कर लेंगे, क्योंकि यही आपका एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। अब जिंक की अगर हम बात करें तो देखिए जिंक के बारे में आपको यहाँ पर लिख देना है, जिंक के जो ऑर्स हैं, जिंकाइट, जिंक ब्लेंड, और यहाँ पर देखिए कैलामाइन हो गया, और यहाँ पर ये तीनों आपको लिख देना है, और आपको फार्मूले भी लिख देना है।
लेड की बात करें तो इसके अगर हम ऑर्स की बात करें तो लेड आप सल्फाइड हो गया और जलेना या गलेनाइट हो गया या। और टिन की अगर हम बात करें तो टिन में देखिए कौन कौन से अयस्क होते हैं इसके, तो टिन स्टोन हो गया, ठीक है, इसी के कैसिटेराइड भी बोलते हैं। यहाँ पर देखिए इसी को कैसिटेराइड भी बोलते हैं। और यहाँ पर बड़े मतलब जो ये कैसिटेराइड है SnO2 इसके बड़े स्रोत टेरी में पाए जाते हैं तथा इनका जो देखिए मतलब जो अयस्क होता है, ठीक है, वो हजारीबाग में मतलब ज़्यादातर उत्पादन का हजारीबाग में होता है इस कैसिटेराइड का। मैग्नीशियम के क्या क्या और से मैग्नीशियम के, तो यहाँ पर देखिए कार्बोनाइट हो गया, डोलामाइट हो गया, किसेराइट हो गया, ये सारे आप लिख देंगे। सिल्वर इसका रूबी सिल्वर हो गया, हार्न सिल्वर हो गया, इसके और से निकल का मेलेराइट हो गया। और देखिए यहाँ पर 4 नंबर जो क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एल्युमिनियम एलॉय एवं कॉपर, देखिए एल्युमिनियम एलॉय एवं कॉपर एलॉय की महत्वपूर्ण विशेषता को और इसके यूजेज की सूक्ष्म व्याख्या करनी है, ठीक है। तो एल्युमिनियम एलॉय जो है इसकी हम पहले जान लेते हैं कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी, तो इसके बाद जस्ट हम जानेंगे कि जो कॉपर एलॉय है इसकी क्या होती है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो एल्युमिनियम एलॉय की वेल्डिंग आसानी से की जा सकती है, यह डक्टाइल और मैलिबल होता है, यह संक्षारण विरुद्ध बहुत अधिक प्रतिरोध होता है और इसमें जो सुचालकता होती है वो अधिक होती है, ठीक है। और देखिए इसे आसानी से कास्टिंग कर सकते हैं, फोर्ज कर सकते हैं, स्टैम्पर्ड किया जा सकता है। ये एलॉय आसानी से वांछित आकृति में कास्ट किए जा सकते हैं और तथा इन पर क्या होता है अन्य यांत्रिक क्रियाएं मतलब जो मैकेनिकल ऑपरेशन है वो भी किया जा सकता है। इन पर आसानी से स्क्रैचेस नहीं लगते हैं क्योंकि ये क्या होते हैं हार्ड भी होते हैं, ठीक है। और ये खाना पकाते समय बर्तन अधिक ऊष्मा अवशोषित नहीं करते हैं तथा बर्तन जो मतलब ईंधन होता है उसकी बचत होती है। इसके यूजेस की अगर हम बात कर लें तो देखिए यूजेस की अगर हम बात करें तो यह एलॉय का उपयोग कहाँ पर होता है, जैसे अंतर्दहन इंजनों में हो गया, ठीक है, इंटरनल कंबशन इंजन में, और पिस्टन सिलेंडर शीर्ष और मतलब जो सिलेंडर हेड है और क्रैंक क्रश केसेस हो गया आदि में आदि के उत्पादन में किया जाता है। सेकंड देखिए यहाँ पर यूज़ का इसका देख लें तो एलॉय का उपयोग कहाँ पर, डाई कास्टिंग, पंप दंडों यानी कि जो पंप रॉड्स है, स्पार्किंग मतलब चीजलों वो चीजलों में कर सकते हैं, स्टील के स्थान पर किया जाता है। अब देखिए इसका उपयोग जो नेक्स्ट है सर्जिकल, ठीक है, आर्थोपीडी या जो आर्थोपीडिक होते हैं मतलब वर्क होते हैं उसमें किया जाता है। और अगर हम बात करें कॉपर एलॉय की तो कॉपर एलॉय की जो हम कैरेक्टरिस्टिक्स को पहले जानेंगे फिर जस्ट इसके यूजेस को जानेंगे। तो देखिए इसके हम कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो देखिए इनके जो यांत्रिक गुणों में सुधार होता है, उत्कृष्ट गर्मी चालकता मतलब होती है, अच्छा मैसेनिबिलिटी होता है, जो उनकी मशीनन योग्यता होती है वो अच्छी होती है, ठीक है, विद्युत चालकता होती है इसमें, इनमें संक्षारण प्रतिरोधी क्षमता जो होती है वो भी आ जाती है और गुड बायोफिलिंग प्रतिरोध होता है, गैर चुंबकीय इसमें होता है। यूजेस की बात करें तो यूजेस देखिए जैसे आप इलेक्ट्रोड्स हो गए, जितने भी इलेक्ट्रोड्स होते हैं उसमें इनका यूज़ किया जाता है, रेफ्रिजरेशन ट्यूबिंग में किया जाता है और नलसाजी में और स्पार्क प्लग में किया जाता है। और जो स्थापत्य अनुप्रयोग होते हैं इसको आपको नहीं लिखना है, आपको जनरली 5 चीज़ें लिख देनी है, ठीक है। हीट एक्सचेंजर हो गया आपका जो उसमें विनियमक होता है उसमें खाना पकाने के बर्तन में होता है। और आपका इलेक्ट्रिक जो वायरिंग होती है और केबल और बस बार, इसमें बस बार जैसे आप जनरली जानते होंगे कि मतलब जो बस बार होता है ये क्या होता है इसको आप जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो देखिए बस बार जैसे आप देखेंगे खंबे में एक बॉक्स लगा होता है, जो खंबा होता है, ठीक है, जो खंबा होता है उसमें एक बॉक्स लगा होता है तो वो हमारा बस बार कहलाता है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन जो हमारा बचा है कि विभिन्न प्रकार के नॉन मेटेलिक मटेरियल्स के नाम लिखने हैं और प्लास्टिक एवं अन्य जो सिंथेटिक पदार्थ हैं उनके प्रयोजन एवं उपयोग की संक्षिप्त व्याख्या भी करनी है। तो यहाँ पर देखिए नॉन मेटेलिक की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधात्विक पदार्थों का वर्गीकरण पहले हम बात कर लेते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन मेटेलिक मटेरियल्स। तो जैसे आपका टिम्बर हो गया, जो लकड़ी हो गई, ठीक है, और प्लास्टिक एवं अन्य जो कृत्रिम पदार्थ हो गए वो हो गया पेंट्स, इनेमल, वार्निश, लैकर्स, ये सभी हैं उष्मारोधी पदार्थ और विद्युत रोधी पदार्थ। और यहाँ पर देखिए हार्डवेयर्स हो गया और आपका इसी में विविध पदार्थ हो गए जो मिसलेनियस मटेरियल, जो कि हमने आपको चैप्टर भी ये आपका है तो हमने इसको पूरा कंप्लीट करा दिया है, तो यही इसमें कहा गया है, ठीक है।
तो उसके बाद देखिए हम बात करते हैं प्लास्टिक और तथा जो अन्य कृत्रिम पदार्थ हैं उसके बारे में। देखिए यहाँ पर जान लेते हैं। प्लास्टिक एक ऐसे पदार्थों में से एक है, ठीक है, जिसमें देखिए जो मोल्डिंग ताप होता है और जो दाब होता है दोनों से किया जा सकता है। जो मोल्डिंग होता है वो दोनों से किया जा सकता है। इन पदार्थों का हल्कापन, संक्षारण के विरुद्ध प्रतिरोध तथा अच्छी डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो विशेषता होती है। और उसके बाद जस्ट देखिए इन्हें विभिन्न रंगों में तथा पारदर्शी बनाया जाता है। और प्लास्टिक को देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो प्राकृतिक, कृत्रिम या कृत्रिम रेजिन कहते हैं। जो प्लास्टिक होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक प्राकृतिक एक कृत्रिम। तो इसको मतलब जो प्लास्टिक होता है वो थर्मोसेटिंग थर्मोप्लास्टिक होता है, बट यहाँ पर एक नेचुरल भी पाया जाता है और एक बनाया भी जाता है, तो वही कहा जा रहा है। उसका देखिए या उनके एक ऐसे यौगिक जिनकी आसानी से मोल्डिंग, कास्टिंग या बहिर्वर्धन की जा सकती है, उसे बोलते हैं। देखिए इन्हें कास्टिंग, कोटिंग तथा फिल्मों के रूप में प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? कोटिंग और फिल्मों के रूप में, ठीक है। प्लास्टिक कोटिंग ये भी आपका इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर जस्ट आप इसको देख लेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए जो प्राकृतिक प्लास्टिक है इसको आप पूरा देख लेंगे। यहाँ से पूरा क्या क्या है यहाँ पर देखिए, जो खनिज तेलों से प्राप्त होते हैं ये। और प्राकृतिक प्लास्टिक मुख्यतः क्या होता है? चमड़ा, बिटुमिन और यहाँ पर रॉल जो होता है जिसको रेजिन कहते हैं के रूप में होता है। इसका देखिए जो पूरक मटेरियल यानी जो फिलर मटेरियल उसको मिलाकर प्लास्टिक तैयार किया जाता है। जस्ट देखिए आर्टिफिशियल प्लास्टिक जो होता है उनका मतलब क्या करते हैं? फर्मेंटेशन कर देते हैं, पॉलीमराइजेशन कर देते हैं, क्रिया द्वारा इनको उत्पादित कर लिया जाता है। रेजिन में पूरक पदार्थ होते हैं, इनको मिलाकर जो आर्टिफिशियल प्लास्टिक हैं या सिंथेटिक प्लास्टिक हैं उनको तैयार कर लेते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर देखिए यहाँ पर देखिए उपयोग की इनके। तो यूजेज में आपको लिख देना है बर्तन बनाने में, विद्युत रोधी पार्ट बनाने में, ऑटो पार्ट बनाने में और जो घरों के कार्य में, ठीक है, इन सभी में इसका यूज़ होता है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट यहाँ पर है और ये हमारा देखिए यहाँ पर आपको इसको देख लेना है पहले। देखिए यहाँ पर देखिए तो यहाँ पर देखिए वीट इंसुलेटिंग जो मतलब पदार्थ होता है इसका वर्गीकरण करना है। और चाइना क्ले की जो विशेषता है और उपयोग है इसको भी बताना है। तो आप जो ऊष्मारोधी पदार्थ हैं, जो वीट इंसुलेटिंग जो मतलब पदार्थ हैं, देखिए यहाँ पर एक मिनट, देखिए यहाँ पर वीट लिखा हुआ है, यहाँ पर इसको आप हीट कर लीजिए, ठीक है। वीट लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इसको आप हीट कर लेंगे। और यहाँ पर देखिए जो हीट इंसुलेटिंग मटेरियल है इनको आपको पहले कर देना डिफाइन, मतलब आपको इसका क्लासिफिकेशन कर देना। ऑर्गेनिक होता है, इनऑर्गेनिक 2 टाइप्स के होते हैं ये। और इनमें देखिए कौन कौन से मतलब इंसुलेटर्स आते हैं। तो देखिए इसमें जो पदार्थ होता है जैसे आपका वून हो गया। जो कार्बनिक की अगर हम बात करें तो जो ऑर्गेनिक हीट इंसुलेटर इसमें ये सभी आते हैं और इनको आपको लिख देना है। उसके बाद देखिए हम बात करते हैं कि अकार्बनिक यानी जो इनऑर्गेनिक मतलब होते हैं, इनऑर्गेनिक इंसुलेटर, इसमें आपका ये सभी इसमें से आपको 5 लिख देने हैं, ठीक है। 5 से 6 आप लिख देंगे फाइनली तो आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। जैसे आपका देखिए एस्बेस्टस हो गया, आप इसको फर्नेस में भी देखे होंगे एस्बेस्टस को फर्नेस में, ठीक है। मफल फर्नेस में आप अगर लैब में गए होंगे तो आप देखे होंगे, ठीक है, मॉस की लैब या आप ईएम की लैब में। यहाँ पर देखिए कोक पाउडर, स्लैग, वुड रॉक जो होता है मतलब जो एस होता है जो लकड़ी का, वो ग्लास वूल हो गया, स्लैग वूल हो गया, ये सभी चीज़ें, चारकोल हो गया, ठीक है। जिसको आप नाम जानते हैं उसको जनरली आप देख लेंगे। चाइना क्ले की अगर हम बात करें तो जैसे चीनी मिट्टी हो गई, चीनी मिट्टी ये आप देखिए इसको, इसमें क्या होता है कि जैसे मिट्टी में क्या होता है 40% एल्युमिना होती है और 45% सिलिका होती है यानी SiO2 होती है। और जो एल्युमिना होती है यहाँ पर वो 40% होती है। अतः इसका उपयोग जो होता है वो साधारण कार्यों हेतु जैसे ऊष्मारोधी पदार्थ होते हैं उसमें किया जाता है। चीनी मिट्टी एक विशेष अच्छी श्रेणी का एक विद्युत रोधी पदार्थ होता है, ठीक है। ये देखिए क्या होता है, इस प्रकार की मिट्टी होती है जिसमें क्या होता है जैसे फेल्सपार हो गया, क्वार्टर्स हो गया, क्ले हो गया तथा खनिज पदार्थ मिश्रित होते हैं इसमें, इस मिट्टी में। और इन सभी पदार्थों को बारीक पीसकर और पानी में घोल कर क्या करते हैं, अच्छी प्रकार से इसमें मिश्रित कर लेते हैं, मतलब मिक्सचर फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देखिए फिर इन्हें क्या करते हैं, मृदु अवस्था में इनको सांचों में, मोल्ड में, मतलब मोल्ड में क्या करते हैं, ढालकर वांछित आकृति यानी कि शेप देते हैं,
ठीक है, इनको शेप देते हैं। उसके बाद देखिए अंत में क्या होता है, तैयार आकृति जो होती है उसको चमकदार पदार्थ में डुबोकर पकाया जाता है। और चीनी मिट्टी से बने जो पदार्थ होते हैं वो इम्परवियस होते हैं और ब्रिटल तथा कठोर होते हैं। इन पर क्या होता है, अम्लों, क्षारों और जो मौसम का प्रभाव नहीं पड़ता है और ये विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं। नेक्स्ट देखिए, अगर हम बात करें, देखिए इसके यूजेस की पहले हम बात कर लेते हैं। तो देखिए विद्युत कार्यों में चीनी मिट्टी का उपयोग अवरोधक यानी इंसुलेटर्स के फॉर्म में होता है, ठीक है, बनाने में। और इनका जो उपयोग होता है वो जैसे विद्युत उपकरणों जैसे पार्ट्स बनाने में, जैसे आपका एमसीबी हो गया, इलेक्ट्रिक स्विच हो गया, ये सभी चीज़ें फ्यूज आधार, ठीक है, फ्यूज के आधार, गिब्स और संचारण लाइन के अवरोधक, मशीन टर्मिनल जो होते हैं इसमें आदि में होता है। अब हम बात करते हैं 6 नंबर, इसमें देखिए क्वेश्चन है, विभिन्न प्रकार के टिम्बर्स अवगुणों के नाम लिखने, टिम्बर्स की सतह उपचार और सेकिंग उपचार की व्याख्या भी करनी है। तो देखिए यहाँ पर जो कास्ट है यानी टिम्बर जो है इसके बारे में आपको लिखना है। और देखिए एक चीज़ और जान लीजिए, यहाँ पर पहले देखिए इसको जान लेते हैं। टिम्बर जो है इसको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है जनरली। यहाँ पर देखिए टिम्बर जो है इनको कई टाइप्स में, वैसे आपका 2 टाइप्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा है, आपका दो टाइप आप देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट आपको अगर पूछे, वैसे आपका ये नहीं पूछा जाएगा एग्जाम में, ठीक है, टिम्बर्स वाला क्वेश्चन जो है। तो आपको देखिए प्राकृतिक टिम्बर्स जो हो गया ये आपका मतलब किसी पेड़ ओर से प्राप्त हो जाता है, आप इसको लिख देंगे निम्न प्रकार से, मतलब ये होते हैं। और उसके बाद आपका देखिए जो सेकंड है वो है रूपांतरण, जो संशोषण एवं उपयोग से उत्पन्न जो दोष होते हैं, इसको भी आपको देखिए यहाँ पर जैसे आपका सेक्स हो गया और डिस्टॉर्शन हो गया, ट्विस्टिंग जिसको बोलते हैं, और आपका केस हार्डनिंग हो गया, और जो हनी कॉम्बिंग है ये हो गया। लकड़ी में फंगस तथा कीड़ों से उत्पन्न जो दोष होते हैं वो कौन कौन से होते हैं देखिए होते हैं। तो ये आपका 2 टाइप से डिफेक्ट्स होते हैं, जिनको देखिए क्या होते हैं, ड्राई रूट्स कहते हैं, जो दोष को शुष्क मतलब अक्षय होते हैं, जिसमें क्या होती है, फफूंद के सूखी लकड़ी पर आक्रमण से पैदा होता है। द्वितीय दोष जो होता है वो गीली लकड़ी पर फफूंद के आक्रमण के कारण पैदा होता है। अब देखिए हम बात करते हैं, यहाँ पर देखिए फाइनली इसके बाद आपको यहाँ पर उस मतलब जो उपचार है, ठीक है, जो टिम्बर ट्रीटमेंट है, ये आपका वैसे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है, तो आपको थोड़ा बहुत देख लेना है, बट आपको पूरा नहीं देखना है क्योंकि ये आपका टिम्बर जो है ये आपके सिलेबस में ही मेंशन नहीं पहले था, बट ये आपका आप क्या है रिमूव कर दिया गया है, ठीक है। अब ये क्या है, न्यू सिलेबस से इसको रिमूव कर दिया गया है, तो आपको इसको फर्जी में इसको टाइम नहीं देना है। अब आपका देखिए यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है कि जीआई और सीआई जो होते हैं, ठीक है, जो पाइप होते हैं इनका जीआई और सीआई हार्डवेयर का सामान्य वर्गीकरण, उपयोग एवं भंडारण विधि, इसको लिखना है। तो फाइनली आपको देखिए यहाँ पर लिख देंगे कास्ट आयरन पाइप्स, और जो जीआई है, ठीक है, देखिए गैल्वेनाइज आयरन पाइप जो होता है, इसको फुल फॉर्म भी आप याद रखेंगे, गैल्वेनाइज आयरन पाइप और कास्ट आयरन पाइप। तो इन दोनों को आप यहाँ पर पढ़ लेंगे और फाइनली लिख देंगे यहाँ पर देखिए, इसको हम पीडीएफ जो होगा टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर देंगे, सेंड कर देंगे, तो वहाँ से आप लोग सभी चीज़ें ये पढ़ लेंगे, ठीक है, ताकि यहाँ पर देखिए ज़्यादा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो। और देखिए यहाँ पर 7 नंबर क्वेश्चन, बट आपका यहाँ पर फॉलो मतलब आता नहीं है, बट यहाँ पर दे दिया गया है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए धातु एलॉय के अभिज्ञान एवं जो डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग इसको बताना है, हमने बताया भी था डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, जिसके टेस्टिंग क्या हो, टेस्टिंग के दौरान जो वर्कपीस है वो हमारा क्रश हो जाए, टूट जाए, ठीक है, वो हमारा डिस्ट्रक्टिव होता है। बाकी एलॉय जो मेटल्स है उसको हमने आपको बता दिया है, जो मिक्सचर फॉर्म में होते हैं, ठीक है, ये आपको देख लेना है। धातुओं का जो हीट ट्रीटमेंट क्या मतलब जो उद्देश्य वो क्या होता है, क्यों करते हैं, टेम्परिंग प्रक्रिया जो है प्रोसेस है उसकी संक्षिप्त विधि लिखनी, हार्डनिंग एवं टेम्परिंग की। तो हमने हार्डनिंग भी हमने आपको बता दिया है, जो कटिंग एब्रेजन एंड मतलब जो कटिंग जो एब्रेजन होता है, ठीक है, कटिंग और स्क्रैचिंग का जो अपोजिशन करता है वो हमारा हार्डनिंग होता है। टेम्परिंग जस्ट हम क्या करते हैं, हार्डनिंग के बाद जब हम उसको क्वेंचिंग के बाद फिर से जब हम उसको ठंडा करते हैं, फिर से गर्म करते हैं, वो हमारा टेम्परिंग होता है। उसके बाद देखिए हीट ट्रीटमेंट हमने बताया, गर्म तथा ठंडा करने का जो मतलब परिवर्तन होता है वही हमारा हीट ट्रीटमेंट कहलाता है, ठीक है, ताकि हम कोई भी मेटल यूज कर सकें। तो आपको ये लिख देना है। उसके बाद देखिए जस्ट हार्डनिंग प्रक्रिया हमने बता दिया, टेम्परिंग बता दिया, आपको इसके अंदर कई सारी चीज़ें मिलेंगी। उसके बाद उच्च ताप सही पदार्थ मिल जाएगा, तो आपको इसको लिख देना है कि
मतलब क्या होता है, तापक्रम मतलब सहन कर सकता है। उसके बाद स्लैग की क्रिया जो होता है उसका प्रतिरोध करते हैं। तो आपको फाइनली ये जो है ये आपको लिख देना है। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ लिख देना है आपको। उसके बाद हमने रिफ्रैक्टिव आपको बता दिया था कल के ही चैप्टर में। कल के जो हमने पूरा चैप्टर कराया था वीडियो में, ठीक है, जो हमने मिसलेनियस मटेरियल कराया था उस वाले चैप्टर में देखिए हमने सारा कुछ ये बताया हुआ है। यही आपका क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, तो आपको इसको पूरा लिख देना है। ज्वाइनिंग मटेरियल एज अ एडहेसिव, ठीक है, जो गोंद वगैरह होता है सारा कुछ इसी में अंतर्गत आता है, ये भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको कर लेनी है, बस आपका इतना ही इम्पॉर्टेंट है। ये सभी चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, यहीं से आपका ख़त्म होता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ज्वाइनिंग मटेरियल आपका पूछा जा सकता है और रिफ्रैक्टरीज पूछा जा सकता है। तो ज्वाइनिंग मेटल जैसे आपका एडहेसिव हो गया, गोंद हो गया, सीमेंट हो गया, ये सभी ज्वाइनिंग मेटल के अंतर्गत आते हैं। पेस्ट हो गया, ये सभी चीज़ें क्या हैं, ज्वाइनिंग मेटल्स या एडहेसिव हैं, ठीक है। तो आपको इसको लिख देना है। ये पूर्ण सिंथेटिक टाइप मतलब थ्री टाइप्स के हो यहाँ पर जनरली आप लिख सकते हैं, कृत्रिम, प्राकृतिक एंड पूर्ण सिंथेटिक, ठीक है। तो आपको ज्वाइनिंग मेटल लिख देना है। संक्षिप्त टिप्पणी कह रहा है तो आप इसको पूरा लिख देंगे। तो फाइनली यहाँ पर देखिए ख़त्म होता है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें जो स्टूडेंट नए हैं, ठीक है। और अगर आप शेयर कर देंगे तो सभी फ्रेंड्स जो होंगे उनको मालूम चल जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उसको भी आइडिया कर सकेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन रिपीट हैं पूछे जा रहे हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।